हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बच्चों, आज से आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो जो चैप्टर आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा या डिस्कस किया जाएगा, उसी चैप्टर का वीडियो और पीडीएफ भी सेम डे आपको भेजा जाएगा, जिससे आप तीनों चीज़ों को कोरिलेट करके अच्छी तरह से पाठ को पढ़ और समझ सकेंगे तथा अपना वर्क कंप्लीट कर सकेंगे। बच्चों, जैसे ही आपको पीडीएफ मिले, आप एक एक करके अपना काम धीमे धीमे पूरा करते रहिए। पिछले वीडियो जो आपको भेजे जा चुके हैं, उनके भी पीडीएफ हम आपको इन्हीं पीडीएफ के साथ भेजते रहेंगे, एक एक करके ही भेजेंगे, जिसका भी आप अपनी कॉपी में अपना वर्क कंप्लीट करते जाइएगा। क्योंकि जुलाई के 3rd वीक से आपके ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपका वर्क कंप्लीट रहेगा, आप पाठ को समझे रहेंगे, तो आप उस टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकेंगे और पाठ के बीच से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बच्चों, आप लोग सभी चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। देखिए बच्चों, आज के माहौल में देखिए चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। चोरी, डकैती, ठगी, भ्रष्टाचार, अनेक आपराधिक मामले रोज़ सुनने में आते हैं। इससे हमारा मन बहुत ही चिंताग्रस्त हो जाता है, हमारा मन बहुत ही निराश हो जाता है। लेकिन इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये माना है कि हाँ, सही है कि समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, लेकिन हमें उन बुराइयों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। चिंता होना तो वाजिब बात है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। अगर समाज में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। तो क्यों ना हम अच्छे लोगों से प्रेरणा लें, क्यों ना हम अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ हो जाएं और उनसे प्रेरणा लें। ये आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए लेखक द्वारा कहा गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं है। व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। बच्चों, समाचार पत्र देखिए, आप सभी के घरों में न्यूज़पेपर आता ही होंगे, समाचार पत्र जिसको हम कहते हैं। तो उसमें तमाम इस तरह की खबरें छपी रहती हैं और आप अपने घर में बड़ों को ये कहते भी सुनते होंगे, जब वो इस तरह की बातें डिस्कस करते होंगे तो कहते होंगे ना, बहुत ख़राब समय आ गया है और अच्छा वातावरण नहीं है, क्या किया जाए। तो लेखक यही कहते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं, मानते हैं कि समाज में इस तरह का वातावरण है, लेकिन हमें इन चीज़ों को की उपेक्षा करनी चाहिए और सच्चाई का, ईमानदारी का साथ देना चाहिए। बुरे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, बुराइयों को नहीं अपनाना चाहिए। तो धीमे धीमे ये बुराइयां समाप्त होने लगेंगी। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार लेखक से कहा कि इस समय तो सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जो लोग कुछ करते हैं तो लोग उनमें दोष निकालने लगते हैं। ये ठीक है, हम मानते हैं कि जब लोग अच्छा कार्य करते हैं तो लोग उनकी कमियां निकालने लगते हैं, उनके सारे गुणों को भुला दिया जाता है, दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कह करके तो हम नहीं बैठ सकते हैं कि हम वो कुछ करेंगे ही नहीं समाज के लिए, क्योंकि लोग कमियां निकालेंगे। हमें उनकी तरफ नहीं ध्यान देना है, हमें अच्छे कार्य करने हैं, और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए। इस समय का जो भारतवर्ष है, तो लेखक कहते हैं क्या यही वो भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक गांधी जी ने देखा था, मदन मोहन मालवीय जी ने देखा था? नहीं। क्या उन्होंने अपने जीवन का बलिदान इसी भारतवर्ष
के स्वरूप के लिए किया था? नहीं किया था ना। तो वो लेखक यही कह रहे हैं कि नहीं, आज भी हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, बुरे लोगों की वजह से हमारे देश का मान कम हो रहा है, तो क्यों ना हम अच्छे व्यक्ति बन करके अपने देश के सम्मान को बढ़ाएं। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और फरेब तथा झूठ का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा है भी कि जो लोग मेहनत से करते हैं वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। झूठ और फरेब जो लोग करते हैं वो तरक्की करते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कि लोग झूठ फरेब वाले बड़ी जल्दी तरक्की कर लेते हैं, लेकिन पता है बच्चों, उनकी जो तरक्की का जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है। सच्चाई की का जो रास्ता है वो कष्टमय तो ज़रूर है, ये भी सच है, लेकिन उसकी उम्र लंबी है। बुराई की उम्र लंबी नहीं होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने को महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। देखिए बच्चों, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने की सलाह नहीं देता है, उसको महत्व नहीं देता है। भौतिक वस्तुओं समझते हैं आप लोग क्या होता है? भौतिक वस्तुएं मतलब ये आरामदायक वस्तुएं हमारे पास, जो लग्जीरियस जिसको हम बोलते हैं। हम धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, हम अपने स्टेटस को ऊंचा करने में लगे रहते हैं, लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वो आंतरिक गुणों को महत्व देती है। उस भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य अगर अंदर से अच्छा है तो वो ज़्यादा गुणवान कहा जाएगा, उसे लोग याद रखेंगे और ऐसे ही लोगों से हमारा देश महान भी बनता है। ये अलग बात है कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सभी भाव मनुष्य के अंदर होते हैं, लेकिन मनुष्य के ऊपर कौन सा विचार हावी हो जाता है ये ध्यान देने योग्य है। अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। देखिए, हमने पहले भी बताया आपको कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों हैं, लेकिन हम किसके इशारे पर नाचते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। हम अगर अच्छाई की ओर खींचते हैं, हम अच्छे गुणों का ही अपने अंदर विकास करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये उचित भी होगा। हाँ, उन्हें सदा संयम में बंद कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेखक कह रहे हैं कि हमें ये नहीं है कि हमारे अंदर भूख की भावना, तो भूख हमारे अंदर है, हम अपनी भूख मिटाते हैं भोजन करके, अपने बीमारी का इलाज करते हैं दवा करके। तो गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपाय, वो कोई भी उपाय हो सकता है, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। फिर आगे कहते हैं लेखक कि देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगना है उनका मन अब सब समय पवित्र नहीं होता है। देखिए, हमारे देश के विकास के यही सब आधार हैं और इसकी जिम्मेदारी दी गई है मनुष्य को, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? अपना फ़ायदा सोच रहा है। वो अपने लक्ष्य को भूल गया है कि इनसे ही हमारा देश विकसित होगा, हमारा देश महान होगा। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी सुख सुविधा का ख्याल रख रहा है। भारतवर्ष में धर्म को सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। आज मनुष्य की ये सोच हो गई है। जो लोग धर्म भीरू हैं, यानी जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग धर्म से डरते हैं, वो सोचते हैं कि गलत कार्य नहीं करना चाहिए।
त्रुटियों से, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन कानून की त्रुटियों का भी लाभ उठाया जाता है। समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी होता रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अर्थात हमारे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, हमारे देश में अभी भी कुछ भी हो रहा है, हम मानते हैं कि बुराइयां हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं, जो कि हमारी संस्कृति में दब गए हैं। आज भी मनुष्य को मनुष्य से प्रेम है, आज भी महिलाओं का सम्मान किया जाता है, आज भी चोरी को गलत समझा जाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो ये साबित करता है कि हमें ऐसी चीज़ों को हम गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब कि लोगों में जो है उन लोगों के प्रति भी घृणा है जो गलत तरीके से धन और मान का संग्रह करते हैं। देखिए, अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। देखिए, आप लोग देखते होंगे अक्सर कि दोषारोपण होता रहता है, लोगों की किसी भी चीज़ के एक दोष निकालते हैं, उसका पर्दाफाश किया जाता है। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। बुराई तो तब मालूम होती जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब केवल दोषों का पर्दाफाश करना ही अपना कर्तव्य मान लिया जाता है। किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटन किया जाता है और उसमें रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखिए, हम बुराइयों को तो पर्दाफाश करते रहते हैं, दिखाते हैं समाज को, लेकिन क्या अच्छी बातों को भी दिखाते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोग उसको अपनाएं। आप लोग देखते होंगे तमाम आपराधिक घटनाओं का नाट्य रूपांतर करके दिखाया जाता है। क्या ये उचित है? क्या ये मनुष्य को अलग अलग तरीके नहीं बताता है अपराध करने के लिए? ये भी आपके दिमाग में तो आता ही होगा ना कि तमाम तरीके आपको अपराध करने के बताए जाते हैं। तो वही कहा गया है कि ये ना करके अगर हम मनुष्य की अच्छाइयों को दिखाएं तो समाज उनसे प्रेरणा लेगा। और आगे के पाठ के भाग में आपको विभिन्न उदाहरणों से लेखक ने अपने अनुभव को बताया है कि किस प्रकार से समाज में ने उनको क्या दिया, समाज से उन्होंने क्या सीखा। ये हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।